आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, मैं हूं पिनाज त्यागी। महाराष्ट्र में आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी अब तक सीट बंटवारे की लड़ाई को सुलझा नहीं पा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक इसी जुगत में संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, मीटिंगों का दौर चल रहा है। सीट शेयरिंग पर अघाड़ी के नेताओं की बैठक मुंबई के होटल ट्राइडेंट में हो रही है। बैठक में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आज की बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फाइनल मोहर लग सकती है। उसके बाद ठाकरे सेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका ऐलान होगा। देर रात या फिर कल तक महाविकास अघाड़ी के तीनों बड़े दल अपनी अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिर किन मुद्दों पर जो टसल बनी हुई है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर पेंच फंसा हुआ है। सचिन, बात बनती हुई दिख रही है और टकराव की स्थितियां किन मुद्दों पर है? देखिए, एमवीए के नेता कल से ये दावा करने लगे हैं कि कुछ सीटों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, जिसको चर्चा के द्वारा सुलझाया जाएगा। और आज एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के नेता एक साथ बैठेंगे, टेबल पर बैठेंगे और फिर बातचीत को सुलझा लेंगे। लेकिन अभी तक ये बैठक शुरू नहीं हुई है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये नेता विपक्ष विधानसभा में विजय वडेट्टीवार का बंगलो है, जहाँ पर नाना पटोले और बाला साहब थोराट और विजय वडेट्टीवार के बीच में बातचीत चल रही है। पहले बाला साहब थोराट वो गए, थोड़े नरम स्वभाव के हैं, एग्रेसिव नहीं है, इसलिए उनको कांग्रेस आलाकमान ने भेजा था उद्धव ठाकरे के पास। उन्होंने उद्धव ठाकरे से करीबन घंटे भर मुलाकात की है और कांग्रेस का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा हुई है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का ये प्रस्ताव है कि जहां पर कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में है, वहां पर उद्धव ठाकरे जिद न करे, वहां पर ज़्यादा जगह शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी न ले और कांग्रेस इसके बदले में मुंबई की कुछ सीटों पर समझौता कर सकती है। जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स साइडलाइंस पर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रूस में मौजूद हैं। रूस में प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। उसके साइडलाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होनी है। 4 महीने में दूसरा मौका है जब पुतिन से मुलाकात होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स देशों के साथ डिनर में भी शरीक होंगे। लेकिन इस मुलाकात में क्या कुछ अहम बातें होंगी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बाद? तो प्रधानमंत्री की जो ज़ेलेंस्की की मुलाकात थी उसके बाद ये पुतिन के साथ मुलाकात है, तो यहाँ पर क्या कुछ चर्चा के मुख्य बिंदु रहने वाले हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम आपको अपडेट देंगे। आपको बता दें, सुबह ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ बंद कमरों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद ओपन प्लेनरी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। आमतौर पर जब भी इस तरह की समिट होती हैं तो आप कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, जिनके साथ आपको करार करने हैं, अपने संबंधों को और मजबूत करना है, तो उसके साइडलाइंस पर आपकी टॉक्स होती हैं। तो ऐसी ही एक बातचीत ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में होने वाली है। दोनों के बीच में एक पर्सनलाइज केमिस्ट्री भी है, जिसको वक्त वक्त पर देखा भी गया है और पुतिन खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। और जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जब पूरी दुनिया ने एक तरह से नाटो देशों के तमाम मुल्कों ने बायकॉट कर दिया था रूस का, तब भी जिस तरह का प्रतिबद्धता उनके साथ व्यापार की भारत ने दिखाई थी मोदी सरकार की अगुवाई में, तो उसको हमेशा पुतिन ने सराहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुतिन के साथ अपने रिश्तों का सम्मान किया। अमेरिका के साथ रिश्ते तो मजबूत किए, लेकिन उसके साथ साथ रूस के साथ भी, दोनों मुल्कों के साथ किस तरह से पैरेलल रिश्ते डेवलप किए हैं। लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक पर्सनलाइज केमिस्ट्री है, एक दोस्ती है, जिसका फायदा दोनों देशों के रिश्तों को भी मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी अब जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके आए थे यूक्रेन में, उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। हालांकि उसकी जो बातचीत थी उसके बारे में अपडेट वो अजीत डोभाल की तरफ से भी दी गई थी पुतिन को। लेकिन अब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं, लगातार इस पर सबकी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस बीच कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की संभावना क्यों बढ़ गई है? दरअसल इसकी एक वजह है लद्दाख में चीन का नरम रुख। इसे विश्व राजनीति में मोदी के बढ़ते रसूख और प्रभाव की वजह माना जा रहा है। मोदी के कजान पहुंचने से पहले चीन ने भारत की बात मानकर एक बड़ी पहल की है और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी इसे माना जा रहा है। चीन ने मान लिया है कि अब दोनों देश लाइन ऑफ एक्शन यानी LAC से अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। अभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में ये मुलाकात होनी है। एक औपचारिक फोटो, प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक फोटो अप के लिए दोनों नेता ने मुलाकात की और उनका जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है वो अब यहाँ पर जो अहम मुद्दे हैं
उन पर चर्चा करेगा और जो भी दोनों देशों के बीच में परस्पर सहयोग, व्यापार, आपसी रिश्ते, कल्चरल टाइज, इनको कैसे आगे मजबूती दी जाएगी, इस पर दोनों नेता जो हैं Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. चलिए, तो यहाँ पर औपचारिक तौर पर जितना हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो अभी जो कुछ पुतिन कह रहे हैं उसको इंटरप्रेट करके बताएंगे और फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से वेलकम नोट होता है, आप जब भी किसी नेता से उसके पूरे डेलीगेशन के साथ मिल रहे हैं तो अपने संबंधों की मजबूती, अपने संबंध कितने ज़्यादा मजबूत हैं, गहरे हैं, उसके बारे में बताते हैं, अपने देश में वेलकम करते हैं और आगे की किस तरह से दोनों देश परस्पर सहयोग के साथ बातचीत कर सकेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। तो यहाँ पर ब्रिक्स समिट से भी उम्मीदें कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमने आपको बताया था कि डॉलर के बढ़ते प्रभुत्व को किस तरह से कम किया जाए, रशिया की भी इसमें पूरी दिलचस्पी होगी, रूस की भी, तो किस तरह से डॉलर के बढ़ते प्रभुत्व को कम किया जाए, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी क्या हो सकती है, इस पर भी मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, यानी कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो राष्ट्रीय मुद्राओं में हो और इस पर भी ज़्यादा फोकस रहने की संभावना है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के साथ साथ और कई अहम डिफेंस डील जो हैं उन पर भी बातचीत हो सकती है। बहुत विषयों पर इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान, समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कज़ान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कज़ान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. तो यहाँ पर आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में यहाँ पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, और ये वार्ता की पेशकश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ही आई थी, और इसमें दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में शांति दूत की तरह से काम किया, हमेशा शांति की पहल की और लगातार बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश को बढ़ावा दिया और संभव प्रयास किया, उसके लिए भी उनकी सराहना की गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान शांति से होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं, हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। आपको बता दें, ब्रिक्स समिट की साइडलाइन पर यह बातचीत का प्रस्ताव रूस की तरफ से आया था। रूस के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स समिट में कजान में, और ये इच्छा जताई थी कि दोनों मुल्कों की द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद ये वक्त मुकर्रर किया गया दोनों की द्विपक्षीय वार्ता के लिए, जिसमें कई अहम समझौते, वंदे भारत ट्रेन जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसका टेंडर जो रूस की कंपनी है उसको किस तरह से दे जाएगा, उसमें क्या निटिग्रिटीज आ रही हैं, क्या समस्या आ रही हैं, उस पर भी बातचीत होगी। जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी और रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी रहेगा। कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की संभावना क्यों बढ़ गई? इसकी एक वजह है लद्दाख में चीन का नरम रुख। इसे विश्व राजनीति में मोदी के बढ़ते रसूख और प्रभाव की वजह माना जा रहा है। मोदी के कजान पहुंचने से पहले चीन ने भारत की बात मानकर एक बड़ी पहल की है। चीन ने मान लिया है कि अब दोनों देश लाइन ऑफ एक्शन यानी LAC से अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। अपनी अपनी सीमा के भीतर दोनों देशों के सैनिक गश्त करेंगे। देप्सांग डेमचौक में 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल करेंगे। Over the last several weeks, पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। and we will be taking the next steps. और इससे पहले कहां-कहां चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट पर बात बन चुकी है, इसको भी जान लेते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों में सहमति बनी। फरवरी 2021 में पैंगोंग त्सो से दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे हटा चुके हैं। अगस्त 2021 में गोगरा पोस्ट और सितंबर 2022 में हॉट स्प्रिंग से दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा चुके हैं। अब बड़ा फैसला हुआ है देप्सांग और डेमचौक को लेकर। अब आपको LAC का एक मैप भी दिखाते हैं, वहां क्या हालात बदले हैं अगर आपको समझना है तो। कहां से सेनाएं जो हैं हटी हैं और कहां से अब इस फैसले के बाद हटाई जाने वाली हैं। तो पहले जिन एरिया से हट चुकी हैं, जिनमें पैंगोंग त्सो से हट चुकी है, हॉट स्प्रिंग से हट चुकी है सेना, गलवान घाटी से हट चुकी है, लेकिन देप्सांग का एरिया जो था वहां पर अभी भी सेना थी। और गश्त, पहले आपको बता दें कि कौन कितने हिस्से में गश्त करेगा और कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जिसमें गश्त करी ही नहीं जाएगी, यानी कि कोई भी नहीं आएगा, ना तो भारतीय सेना की तरफ से कोई आएगा। उसके पॉइंट जो है, इन पूरी की पूरी जो ये माउंटेन्स था, जो पूरा का पूरा इलाका था, यहाँ पे डिफाइंड एरियाज थे कि आप इस पॉइंट तक गश्त करेंगे, आप इस पॉइंट तक गश्त करेंगे। और डिस्प्यूट ये हुआ था कि चीन ने अपनी गश्त की जो रेंज है वो आगे बढ़ा ली थी, जिसका भारत ने ऑब्जेक्ट किया था और पूरा का पूरा गलवान का संघर्ष उसी का नतीजा था। अब क्योंकि दोनों देशों ने परस्पर सहयोग और बातचीत से अपनी अपनी सेना हटाने का फैसला किया है और ये दो एरियाज ऐसे थे जहां पर सेना अभी भी थी, अब उस पर भी सहमति बन गई है। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट को दुनिया क्यों इतनी अहमियत देती है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश शामिल होते हैं, जिनका राजनीति और अर्थनीति में यानी अर्थव्यवस्था में बड़ा असर होता है। 2006 में 4 देशों ने, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स समिट की शुरुआत की थी। 2010 में इसका एक्सपेंशन हुआ, इसका विस्तार हुआ और दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स देशों की सूची में जुड़ गया। इस बार रूस की तरफ से ब्रिक्स होस्ट कर रहा है, होस्ट कंट्री जो है वो रूस है। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की ये बातचीत होने वाली है और इस बातचीत के साइडलाइंस में, आमतौर पे जब भी इस तरह की समिट होती हैं तो उसके साइडलाइंस में वार्ता होती है राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, अपने अपने जो बायलैटरल जो मुद्दे हैं, व्यापार हैं, समझौते हैं, उसको लेकर किस तरह से परस्पर सहयोग हो। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं और उसको और आप मजबूत करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मौजूद होते हैं, तो वहां पर उनकी टीम इस तरह की बायलैटरल्स प्लान करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से कुछ ही देर पहले आपने तस्वीरें देखी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, अपने पूरी डेलीगेशन के साथ इसी बायलैटरल के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर आगे ब्रिक्स समिट का पूरा कामकाज होगा।